अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब ऐसा महसूस होता है कि जो मुल्की सियासत है ये एक 9 मई पर सिमट कर रह गई है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये नुक्ता तय पा जाता है, मौफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, तो मौजूदा हुकूमत और या जो ये मुस्लिम लीग नवाज़ है इसका बयानिया क्या रह जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब से वोट को इज़्ज़त दो पर समझौता किया तो दूसरा तो कोई बयानिया देने की बजाय सारी की सारी सियासत को 9 मई के ऊपर लगा दिया। इलेक्शन में भी देखा गया कि अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगने की बजाय 9 मई वालों को सजाएं दिलवाने पर ही फोकस रखा गया। कोशिश की गई कि इलेक्शन लड़ने की बजाय 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से नॉकआउट करवाया जाए, यानी ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इंतज़ामिया ने यह बंदोबस्त भी कर दिया, लेकिन अवाम नहीं माने और आज भी फॉर्म 45-47 का जो फ़र्क है ये एक ड्राउने ख्वाब की तरह मुस्लिम लीग नून का पीछा कर रहा है। अभी कल ही की बात है कि जिस निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाया उसके वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को ये ताना देते हुए सुने गए कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग तो मुँह छुपाती फिरेगी। ऐसा ही एक बयान लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ एक प्रोग्राम में दे चुके हैं कि जब हम कोई हल्का खोलने की बात करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि फिर नवाज शरीफ का हल्का 130 भी खोल देंगे। जावेद लतीफ़ साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने हुकूमत बनाई नहीं, हमसे बनवाई गई है। क्या ऐसे जो बयानात हैं ये अवामी मैंडेट जो है, क्या ये उसकी तौहीन नहीं है जो इलेक्शन का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसको डी वैल्यू करते हैं? मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम लगाते हुए पीटीआई हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन पाक फ़ौज पीटीआई से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों DGISPR ने क्या कहा इस हवाले से, ज़रा देखिए। अगर कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। अब DGISPR के बाद कल आर्मी चीफ ने भी ये वाजे किया कि 9 मई की सियात तारीख रकम करने वालों से कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। तो दूसरी तरफ PTI माफ़ी मांगने की बजाय शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रही है। बज़ाहिर PTI और इस्टेब्लिशमेंट में जो एक डेडलॉक है ये नून लीग की मुहिम का एक नतीजा सा भी लगता है, यानी मौजूदा हालात में फ़ौजी क़यादत और इंसावी क़यादत तो आमने सामने आए और मुस्लिम लीग नवाज़ इस जलती पर तेल का काम करते हुए नज़र आ रही है। क्या ये अजीब नहीं है कि पंजाब की माजी में सबसे मकबूल जमात अवामी ताकत पर इन्हसार करने की बजाय 2 फ़रीक़ैन में लड़ाई पर सियासत आज कर रही है? क्या ये अजीब नहीं है कि इलेक्शन से पहले नून लीग का सारा फोकस इसी चीज़ पर था कि 9 मई वालों को इलेक्शन नहीं सजाएं दो? आज भी सारा जोर इसी चीज़ पर है कि भूले हैं ना भूलेंगे। क्या ये अजीब नहीं है कि नवाज शरीफ जैसा अवामी लीडर अवाम में अपनी ताकत दिखाने के बजाय 9 मई वालों को सजाएं मिलने से आस लगाए बैठे हैं? क्या ये भी अजीब बात नहीं है कि एक तरफ 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं देने पर जोर दें और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह उनसे मुज़ाकरात के लिए बात भी करने की ज़ाहिर है वो बात करते हैं और कहते हैं कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? क्या ये अजीब बात नहीं है कि आप मुद्दई भी ना हो और आपकी सियासत का सारा इन्हसार फ़रीक़ैन के दरमियान तनाव पर चल रहा हो? क्या ये भी अजीब नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तक़बिल से जुड़ी हुई है? मुज़ाकरात को लेकर नवाज शरीफ और इसके करीबी साथियों की सोच क्या है? 9 मई या अपना अलग बयानिया है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे सीनियर सियासतदान आसिफ किरमानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब आपका। किरमानी साहब, आपने देखा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और कल आर्मी चीफ ने जो बातें की, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जब तक तहरीक इंसाफ सिद्ध के दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे इनके साथ ना कोई बात होगी ना कोई डील होगी, सज़ाएं भी मिलेंगी ना माफ़ी भी मांगनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग की भी जो सियासत है वो भी 9 मई का दिन उनको सज़ाएं दिलवाने इसी पर फोकस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में जो दूसरी सियासी जमातें हैं इस मामले को सुलझाने के लिए, मुल्क की हालात को नॉर्मल करने के लिए मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम शाजिया बीबी, शुक्रिया। देखिए मैं ये इसमें समझता हूँ कि ये तमाम जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया और जैसे कि DGISPR ने भी इस निज़ाम इंसाफ से कल अपनी प्रेसर में सवाल तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन उन्होंने शिकवा किया, और अगर ये जो 9 मई का सानहा हुआ
जो इसके मरकजी किरदार थे, जो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलव्वस थे, 1 साल हो गया है। अगर उनको इसमें सजाएं हो जाती, क्योंकि ऑडियो भी मौजूद है, अगर वीडियोस भी मौजूद हैं, सब कुछ है, तो ये मामला फिर आगे ये ना चलता, ये ख़त्म हो जाता। और उसमें जैसे आपने कहा कि PMLN या कोई भी इससे फिर वो इसको एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग या फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करता। लेकिन ये सवाल तो फिर अदालतों से बनता है कि अदालतें जो हैं 1 साल में वो अभी तक जिन लोगों ने सानहा 9 मई बर्पा किया उनको सजा देने में क्यों नाकाम हुई हैं। यही कल DGISPR ने भी कहा कि ये पाकिस्तान का मुकदमा है, ये अवाम का मुकदमा है, वगैरह वगैरह, जहाँ उन्होंने बातें की। लेकिन साथ में ये ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, एक उन्होंने उसमें एक विंडो भी ओपन रखी जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी ये जो मखसूस सियासी जमात है, ये सियासी जमातों से गुफ्तो-शुनीद करें, इदारे से नहीं। तो ये मैं समझता हूँ, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप सिद्के दिल से अगर माफ़ी मांगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी भी अगर देखें, सियासत एक लचक का नाम है, मैं जो समझता हूँ, और पाकिस्तान की खातिर मैंने हमेशा ये अर्ज़ किया है, मेरी बड़ी कमज़ोर आवाज़ है, कुछ को पसंद आती है, ज़्यादातर को पसंद नहीं आती, लेकिन बहरहाल मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि पाकिस्तान की खातिर तमाम सियासी जमातों को, और इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल हो, अदलिया भी शामिल हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इनको बैठकर एक ग्रैंड रिकॉन्सिलिएशन डायलॉग की सूरत निकालनी चाहिए, ताकि देखें, डायलॉग करने के लिए भी तो एक आपको माहौल बनाना पड़ता है ना। दूसरे जो जिससे आपने बात करनी है, जो ज़ाहिर है ऑपोजिशन में है, हुकूमत नहीं, उसको आपको ज़रा स्पेस देनी पड़ती है, उसको ज़्यादा स्पेस देनी पड़ती है, आपको एक लचक दिखानी पड़ती है। ये हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, हुकूमत की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन हुकूमत ने तो कई दफ़ा उनको कहा, इवन जब शहबाज शरीफ सब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कई दफ़ा का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बाद अब भी हमारी पार्टी में कुछ लोगों ने ये बात की, किसी ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर, किसी ने नेशनल असेंबली पे बात की कि भाई ये जो एक पोलराइजेशन है, इसका खात्मा होना चाहिए और आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, दूसरा फरीक जौन सा है वो कहता है कि मैं तो चोरों और डाकुओं से बात नहीं करूंगा। फिर उसी पार्टी के PTI के जो 2 लीडर हैं, एक ने कहा जी कि हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मेरी मुराद शिबली फराज इज ऑन द रिकॉर्ड, और शहरयार अफरीदी साहब ने कहा कि जी हम सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से बात करेंगे। फिर ये भी खबरें आती रहीं कि जनरल रिटायर्ड लोधी साहब जो हैं वो भी कोई एफर्ट कर रहे हैं, कोई कमेटी बनी है। लेकिन कल का जो गालबन कल DGISPR की हुई, नहीं, वो 3 दिन पहले हुई थी, कल तो 9 मई था, कल तो आर्मी चीफ साहब ने भी बात की, उन्होंने वाज़े किया। तो वो एक ही बात है ना जी, वो भी तो फौज के तर्जुमान ही है ना, DGISPR। तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी दो टोक बात की है और उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ उसने बात की है। हाँ, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसका जवाब जो आया PTI की तरफ से, अब देखें ना, अब वहाँ के उनके लीडर सीनियर कह रहे हैं कि हम अपने बाप से नहीं माफ़ी मांगेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इसी तरह ये एक डेडलॉक रहा, पाकिस्तान को आपने क्या इस बंद गली में रखना है? जो पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज हैं, गुर्बत है, महंगाई, बेरोजगारी, मिडिल क्लास पिस कर रह गई, खत्म हो रही है तेजी से मिडिल क्लास, अमीर तार हो रहा है, गरीब तार हो रहा है। अगर तो हमने आपस में चोंचे लड़ानी है तो मैं एक आपको बात बता दूं, फिर वो कहते थे ना, वो क्या एक माकूला है कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अगर तो फिर ये चोंच और दुम अपने आप में तोड़वानी है तो फिर बिस्मिल्लाह चलते रहो और पाकिस्तान को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करें। मैं आप लचक की बात कर रहे हैं, हुकूमत किस किस्म की लचक का मुजाहरा कर सकती है? देखिए जी, हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ एंगेज करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनको भी चाहिए, PTI वालों को भी, कि पाकिस्तान की खातिर अगर उनको वक्ती तौर पर देखें, सानिया 9 मई हमने तो नहीं कराया, सानिया 9 मई फौज ने तो नहीं कराया भाई, एक वाकया हुआ है, या तो उसकी आप उससे अपने आप को डिस्टेंस कर दें, कह दें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, आप उसको ओन करते भी हैं और फिर नहीं भी करते। अच्छा,
इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक जो विंडो DGISPR ने एक अपॉर्चुनिटी विंडो खोली कि भाई अगर सिद्के दिल से आप लोग तौबा ताइब होता है ना, इंसान माफी मांगता है ना जाके, तो अगर आप एक बात तो वाज़ेह है कि माफी तो आपको मांगनी है लेकिन सजाएं भी मिलनी है। ऐसा नहीं है कि आप माफी मांग ले और सजाएं नहीं मिलेंगी आपको। ये तो बात DGISPR ने भी वाज़ेह की है और कल आर्मी चीफ ने भी की है कि सजाएं तो मिलेंगी। जिन्होंने जुर्म किया है सजाएं मिलेंगी। हाँ। लेकिन जो उसमें मुलव्वस नहीं है, हाँ। जिनके मुकदमात के भी फैसले नहीं हुए हैं, उनको तो कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। नंबर 1 मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए, अगर पाकिस्तान के लिए, मैं इमरान खान साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मैं PTI की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वक्ती तौर पर पाकिस्तान की खातिर आपको अपनी मूंछ नीची करनी पड़ती है तो कर लो। आपका कद नीचे नहीं आएगा, आपका कद मजीद बढ़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की खातिर ये करने जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर कायम रहेंगे, लचक नहीं दिखाएंगे, तो फिर तो ये पॉइंट वो तो कहते हैं ना कि इमरान खान को बाहर निकालें, जिन उनके रहनुमाओं पर मुकदमात हैं उनको भी ख़त्म करें, उनकी सीनियर लीडरशिप बाहर आए, फिर हम कोई बात कर सकते हैं। मशरूत मुज़ाकरात की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस किस्म का ये सानिया 9 मई हुआ, उसके बाद मुकदमात अदालतों में हैं। हुकूमत ने तो इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकालना, या इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनको बाहर नहीं निकालना। अदलिया है, अगर अदलिया समझती है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो अदलिया उनको रिलीफ दे, उनको बाहर निकाले। अदलिया का किसने हाथ पकड़ा हुआ है? और अगर पकड़ा हुआ है, ये तो आपकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि जिस तरीके से 3 केसेस में 3 हफ्तों में सजाएं हुई, इसने भी मुस्लिम लीग नून की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उल्टा तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाया है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो जिस उजलत में ये फैसले किए गए उससे PTI को फायदा हुआ, खुसूसन इलेक्शन। तो अगर वो फैसले हो सकते हैं तो 9 मई को तो 1 साल हो गया है, इस पर भी फैसले हो जाने चाहिए थे। ये देखे ना, बेबसी देखिए कि DGISPR बेबसी का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वो शिकवा कर रहे हैं कि निज़ामे अदल से शिकवा कर रहे हैं कि अभी तक फैसले नहीं हुए केसों के। तो अदालतों ने फैसले तो अदालतों ने करने हैं। अदालतों को चाहिए कि चाहे दिन रात लगाएं। अमेरिका में आप देखिए, कोई सानेहा होता है, रातों रात उन्होंने स्पीडी ट्रायल किया, लंदन में हुआ स्पीडी ट्रायल हुआ। बिल्कुल भाई, जो मुजरिम है उसको, जिसने रियासत पाकिस्तान पर, फौज पाकिस्तान पर हमला किया, उसे सजा दें। जो शक शुबा है, जिसके बारे में कोई शवाहिद नहीं है, क्लियर करें उन लोगों को, ताकि ये पोलराइजेशन कम हो, खत्म हो ये पोलराइजेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया पर ही सही, पंजाब हुकूमत छक्के पे छक्का तो मार रही है। हर दूसरे तीसरे दिन हुस्न कारकर्दगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाता है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ कितने स्कोर बना चुकी हैं, और ये सिलसिला तो उनके हल्फ उठाने के बाद से ही शुरू हो गया। एक तरफ सस्ती रोटी, जिसको हुकूमत अपनी सबसे बड़ी कामयाबी आज मानती है, हकीकत में तो वो तो अपने किसान पर जुल्म का एक नतीजा है, जो अपनी गंदम में आज अपनी गंदम को खेतों में लिए बैठा है। एक तरफ बिला ज़रूरत गंदम इंपोर्ट की गई और फिर इसकी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ किसानों के एहतजाज को आज सियासत का नाम दिया जा रहा है। क्या कह रही है हुकूमत, ज़रा देखिए। देखिए, एहतजाज वो यकीनन कर रहा है, बिकॉज जो उसके साथ जुल्म हुआ है कि जो हमें 23 लाख मेट्रिक टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मिला है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो उस तरह से ख़रीदारी नहीं कर सकी जो ख़रीदारी उसको करनी थी, तो ज़ाहिर उनका एहतजाज बनता है। हमें उनके एहतजाज पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उस एहतजाज को सियासी रंग ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये, हम ट्रेनें बंद कर देंगे या मोटरवे बंद कर देंगे, ये बराए मेहरबानी इस तरफ ना जाए तो बेहतर है। पुरअमन अपना एहतजाज जो है आपका सर आंखों पे, हम वो बिल्कुल देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ने पंजाब भर में सफाई मुहिम शुरू की। इससे पहले कि इस मुहिम के असरात नज़र आते तो शहरियों पर कूड़ा टैक्स लगाने का फैसला करके सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वज़ीर आला ने क्लिनिक ऑन व्हील के नाम से कंटेनर्स में मोबाइल क्लिनिक बना दिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज़ में नाक़िस सहूलियात बेहतरी की मतकाज़ी हैं, वहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी, लेकिन आज भी सैकड़ों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें ही नहीं हैं।
वज़ीर आला ने नौजवान तलबा को मोटर बाइक्स देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो ये भूल गई कि जब वो ये ऐलान कर रही थी एंड उसी वक्त पंजाब का 1 करोड़ से ज़्यादा आज बच्चा ऐसा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन इतने वसाइल ही नहीं हैं, उसका क्या करना है, उसका आप लोगों ने क्या हल निकालना है। आखिर कब तक अवाम के हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाकर हुकूमत ऐसे इक़दाम करती रहेगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत को एक झटका तो लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्पीकर पंजाब असम्बली ने 27 जो पंजाब की मखसूस नशिस्तें हैं उस पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। ये तमाम सीटें हुकूमत इत्तेहाद के पास थीं। सवाल ये है कि आज का जो ये फैसला है पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन पर इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है ये जो मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था इसको मखसूस नशिस्तों के हवाले से इसको अब जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इसके क्या असरात होंगे, क्या PTI को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये तो सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। मैं बात करूँगी लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले कल 9 मई गुजरा है, जो 4 दिन पहले DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद PTI के लोगों को इतना सख्त रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत थी। अभी तो ये हालात की डिमांड है कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, हालात को संभाला दिया जाए, ना कि सख्त रवैये सख्त लहजे अपनाकर पार्टी को और मुश्किल में डाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि 9 मई आज से 1 साल पहले गुजरा, आज 10 मई 1 साल और 1 दिन हो गया। अच्छा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। उसकी वजह यह है कि अब केसेस अदालतों में थे और अदालतों में केसेस चल रहे थे। हमारे जितने भी हमारे वर्कर्स थे, हमारे लीडर्स थे, वो केसों का सामना कर रहे हैं। जो केसेस हैं इवन अभी तक चलान भी नहीं सबमिट हो रहे। तो हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो भी, अब देख लें आप डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ है। एक 70-80 साल की बुज़ुर्ग हैं, डॉक्टर एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हैं, महमूद रशीद हैं, ख़ुद हमारे चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। असल में बात यह है जी कि हम ये ज़रूरत क्यों पेश आई। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का नतीजा थी जो 1 साल में होती रही और हुआ कुछ नहीं। तो 9 मई को 1 साल बाद दोबारा क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और फिर हमारी पार्टी ने कैटेगोरिकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई वो एक लिहाज से आप लोगों के लिए मैसेज भी था ना, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, आर्मी की क़ियादत से करनी है, आर्मी चीफ से आप लोग बात करना चाहते हैं। वहाँ से कैटेगोरिकली भाई मैसेज आया आप लोगों को कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे सजाएं भी मिलेंगी, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। बात उन्होंने आप लोगों से नहीं करनी और ये कहा गया कि सियासी जमातों से बात करें। अच्छा, मैं एक इसमें और अर्ज़ करूं कि जो बातचीत है, हमारा बातचीत का, हमारे चेयरमैन का फैसला है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। अरे ये तो नई बात है। अब हम केसेस का बात नहीं करेंगे, हम केसेस का सामना करेंगे। देखिए जो बात, ये कोई नया फैसला हुआ? नहीं, ये पुराना फैसला ही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मुझे अब थोड़ा सा बात करने जी प्लीज। मैं उसमें यह है कि ये ज़ाती राय है कि बातचीत के लिए हम जा रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। ये पार्टी का कलेक्टिवली फैसला अभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद, मेरी मुलाकात हुई थी चेयरमैन साहब से। कितने, कब हुई थी, कब की बात है? 10-12 दिन पहले। और ये 10-12 दिन पहले का खान साहब का ये फैसला है कि हमने किसी से बात नहीं करनी है। उन्होंने ये कहा है कि हम बातचीत डील की शक्ल में नहीं करेंगे। देखिए हमारा एक मुतालबा है, बातचीत, माफ़ी, हर चीज़ उसमें कवर होती है। मुतालबा ये है कि हमें जुडिशल कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन एक फ़ैसला करे, CCTV कैमराज हैं, एक सेफ सिटी का निज़ाम है लाहौर में, जिसका जितना कसूर है, क्या करती रही थी उस वक्त की निगरान गवर्नमेंट, जो कि जिनको आज तमगे मिले हैं, जिनको आज उनके खिदमात के सिलसिले में कोई वफाकी वज़ीर दाखिला बन गया है, किसी के पास बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आ गई है, किसी को सेनेटर बना दिया गया है। तो क्या उस वक्त की ये गवर्नमेंट का फेलियर नहीं था? सब कुछ होना चाहिए। DGI-SPR को अगर आपने सुना हो तो वो कहते हैं कि नहीं बने, ज़रूर बने। पहले तो उनकी सोच है कि जुडिशियल कमीशन उस पर बनता है जिस पर कोई अभाम होता है कि हुआ है या नहीं हुआ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट फौजी समझती कि ये हुआ है और जिन्होंने करवाया है वो भी, आपको भी पता है वो किसका नाम लेते हैं, हमें भी पता है। बात ये है, वो कहते हैं अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है फिर इस वाक़े पे ना बनाए, फिर आप 2014 के धरने से शुरू करें।
देखिए जी, मेरी वो बात धरना किसने किया, क्या मकासद थे, फिर सब कुछ आप लोगों को मेरी करना बात पड़ेगा। सुनिए। बेशक बनाएं। बात यह है कि अगर जुडिशल कमीशन में आप एक फैसला पहले कर लेते हैं, हमने ये फैसला नहीं किया कि हमारा कसूर है या नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें एक मौका फराहम किया जाए जुडिशल कमीशन की शक्ल में। देखिए, आप एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दहशतगर्द कर रहे हैं। रात को असेंबली में एक करारदाद पेश हुई है जो कि अकलीती तौर पे पास हुई है। वही 27 मेंबर जो आज नहीं है, वो स्ट्रेंजर थे हाउस में, वो शामिल थे उनकी वोटिंग में। अच्छा, वो उन्होंने पास की और पास अकलीती तौर पे हुई है। हमने उनको ना, हमने इतना, हमारा एहतजाज हुआ है, उसमें पढ़ी भी नहीं गई। क्या करारदाद थी? वो करारदाद थी कि हम इंतशारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी टोला है जो 3 करोड़ वोट ले रही है। 8 फरवरी की शाम को वो इंतशारी टोला है। लेकिन 9 मई को आपके बहुत से पार्टी के लोग पीटीआई के झंडे उठाए, मोबाइल यूं करके मूवी अपनी वो टिकटॉक बना रहे थे और फुटेजेस बना रहे थे कि आज पता नहीं पाकिस्तान में बड़ा कोई इनकलाब आ जाएगा। फिर अब उन लोगों से डिस्टेंस करना चाहिए ना आप लोगों को। देखिए, मैं आपको वर्स करता हूँ, हमारा जब ये जुडिशल कमीशन में सारा कोई सामने आ जाएगा तो हमारा डिस्टेंस पहले ही उन लोगों से है। सिर्फ मुझे एक बता दें कि एक जगह पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दूध का धुला हो जाते हैं, और उसी FIR में, उसी गाड़ी में, उसी मौके पे दूसरा बंदा होता है और वो आज दिन तक जेल में। देखिए, मैं ये नहीं कहता, इस वाक्य पे मुझे भी अफसोस है, बिल्कुल है, होना चाहिए। ये वाक्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हम उतने ही अपनी फौज के, अपने इदारे के मुतालिक हमें एहतराम है जितना कि उनके जो आज सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो ये बनी हुई है, जितना वो कहते हैं कि हमें एहतराम है, हमने उनसे ज़्यादा एहतराम किया है। और आपको याद होगा कि जिस तरह ओपनली मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिस तरह उन्होंने गुजरांवाला में तो जो आप कह रहे हैं तकरीर की कि थी, हाँ, सब कह रहे हैं कोई बातचीत नहीं होगी। शिबली फराज साहब ने कुछ दिन पहले, कोई हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने ये बात की थी कि बात होगी, मशरूत तौर पर बात होगी। डेफिनेटली मैंने वही अर्ज की है कि डील के तहत बात नहीं होगी, बात होगी उन कंटेंट्स में जिन कंटेंट्स में हमें इस किस्म का हमें एक इंसाफ का फोरम मुहैया किया जाएगा। से तो आप बात करना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों से आप लोग बातचीत करना चाहते हैं वो तो आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया सियासी जमातों से आप लोग बात करें। अब मैं आपको बताता हूं, तो चोर डाकुओं से तो आप बात नहीं करना चाहते, बकौल आपके वो चोर डाकू। मैं आपको बताता हूँ, हम उनसे बात इसलिए नहीं करते कि हमारा उन्होंने मैंडेट छीना हुआ है, जिसकी एक शक्ल आपके सामने आ चुकी है पंजाब असेंबली। बीजेपी से तो बात नहीं करनी, अब कांग्रेस से तो बात नहीं करनी ना आप लोगों ने। आप लोग पाकिस्तानी सियासतदान है, यहीं की जमातों से बात करनी है ना हम इस हक में हैं। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, उसमें सियासी जमातें जो हमारे साथ आई हैं उनसे हमने बातचीत की है तो आई हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि बात है सीधी सी, अगर हमारा मैंडेट जिन जमातों ने चोरी किया हुआ है, अब इस वक्त पंजाब में ये जो सीटें हमारी वापस आ रही हैं, इससे हम पहुंच जाएंगे 136 पे, और जो 49 सीट्स हमारी इस वक्त जो ट्रिब्यूनल्स में, अगर वो हमारी वापस आ जाती हैं तो पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट आती है। तो बातचीत तो हम उनसे करें कि कैसे करें कि जिनके पास हमारा मैंडेट है और उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी करके वो बैठे हैं। पहले हमारा मैंडेट वापस हो तो फिर हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बातचीत है, बातचीत इस शक्ल में, एंगेजमेंट की शक्ल में, मैं आपको ये बताऊं कि बातचीत हमारी हो सकती है, हमें जुडिशल हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है। वो तो नहीं करना चाहते। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ आपको, हमें एस्टेब्लिशमेंट हमारा जो इसका है अपना जुडिशल कमीशन, ये हमें दें। हमें जुडिशल कमीशन पे हमारा डिटरमन हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना कसूर है। आप एक तरफा तौर पे एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप दहशतगर्द कह रहे हैं, हम दहशतगर्द हैं। देखिए, आपके हमारे पास जो सबसे बड़ी अपोजिशन है इस वक्त। चले, पाकिस्तान की खातिर अगर थोड़ा सा झुकना पड़ता है, माफी मांगने में क्या है, कोई छोटा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, माफी जो होती है ना जी, पाकिस्तान की खातिर मांग लें। पाकिस्तान की खातिर हम जान भी दे सकते हैं, माफी मांग लें, जान ना दे, माफी मांग लें। मैं आपको बात मैं बताता हूँ आपको, माफी का मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट कर लें हमारे माशरे में कि आप अपनी जुर्म को मान लें। देखिए, हम ये कहते हैं कि हमें फोरम एक मुहैया किया जाए जो डिटरमन करे कि हमने जुर्म किया, अगर किया है तो कितना किया है। देखिए, इस तरह नहीं होता
कि आप किसी जमात के लीडर को गिरबान से पकड़ के प्रिजन वैन तक ऐसे ले जाएं जैसे किसी दहशतगर्द को लेके जाते हैं। कल आर्मी चीफ का आपने सुना है कि जो मजलूम बन रहे हैं ना 9 मई के असल जो लीडर है ना, असल लीडर उनका एहतसाब होगा। फिर आपने वो रिपोर्ट देखी है जो निगरान हुकूमत की ने 9 मई के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया है इन पुरतशद्दुद हमलों में, इसकी मनसूबाबंदी में। देखिए मेरी बात सुने, निगरान हुकूमत ने जिस तरह का किरदार है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ये है कि पूरे पंजाब में आपको इस आईजी की पुलिस कहीं नज़र आई जिस दिन 9 मई का वाक़या हुआ है। उसके बाद 10 मई के बाद यही आईजी हर किसी के घर में इसकी पुलिस घुस के उनके घर तोड़े गए, चादर और चार दीवारी का उन्होंने तकद्दुस पामाल किया है। क्या 9 तारीख को ये पुलिस ख़त्म हो गई थी? एक बाई इलेक्शन के लिए तो ये 7000, एक सूबाई बाई इलेक्शन के लिए 7000 एहलकार ये डिप्लॉय कर सकते हैं। और क्या ये पंजाब में लाहौर या ऐसी सेंसिटिव जगह पे डिप्लॉय नहीं कर सकते थे उस वक्त? देखिए ये उनका फेलियर है। उसके पीछे उनकी एक प्लानिंग थी कि हमें और फ़ौज को लड़ाया जाए। हम फ़ौज के उतने ही हमदर्द हैं, हम इदारे के उतने ही साथ हैं जितना एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो सकता है। तो खान साहब क्यों इस चीज़ को फिर जो है ना वो लचक दिखाने पर इस पर तैयार नहीं है कि हम उसमें मुलविस नहीं थे? जिन लोगों आप एहतसाब करें, आप सज़ाएं दें, जो लोग इसमें मुलविस हैं सज़ाएं दें, हम माफ़ी मांगते हैं। अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई समझता है पाकिस्तान की खातिर इतना तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं अब हम तो यही बात कह रहे हैं कि मैं जुडिशियल कमीशन बना के दें, उसमें डिटरमन हो जाएगा कि किसका कितना कसूर है। देखिए अब एक जगह पे एक रेजोल्यूशन असेंबली में दे देनी और उस पर ये बात कर देनी और उसको अक़लीती तौर पे पास भी कर देना। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिया हुआ है, कोई मजाक नहीं है। और उसके बाद दोनों सूबों में हमें हमारे से गवर्नमेंट DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसमें तो नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा वोट पड़ा है। अब अगर वो हमारे से कैलकुलेशन मांगेंगे तो हम उनको दे देंगे। लेकिन आप लोगों की जो शर्त है पहले इमरान खान जेल से बाहर आए फिर कोई बात होगी, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है आप लोगों की। देखिए हम इमरान खान को जेल से बाहर इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान पहले जेल से बाहर आए, क्योंकि इमरान खान पे जितने भी मुकदमात हैं वो बोगस हैं, जितने भी मुकदमात। देखिए ना आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर जाने से पहले ही मामलात ख़राब कर लेते हैं। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बात होती है ना, आप तो पहले वाया प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अगर आप लोग बात करने की कोशिश करेंगे, इसको तो कोई डायलॉग नहीं कहता है ना। देखिए हम एक जो बुनियादी चीज़ है ना जी, वो हम ये सोच रहे हैं और कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने लीडर को रिहा करवाना चाहिए और बोगस पहले अपनी पार्टी के मसाइल तो हल कर लें। हमारी पार्टी में नहीं क्या बात कर रहे हैं? शिबली फराज साहब कोई बात करते हैं, आप उमर यूब साहब की सुने, बैरिस्टर गौहर की सुने, शेर अफजल मरवत के वो उनके सुने, आपकी सुने, अलवी साहब की सुने। भाई कि एक चीज़ एडमिट करें आप लोग कि पार्टी में कंफ्यूजन है और ये नॉर्मल है, जिस तरह पार्टी के साथ हुआ ये नॉर्मल है। अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन मैं अर्ज करता हूँ हर बड़ी पार्टी में इख्तलाफ राय होता है। आप मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी, सो कॉल्ड बड़ी पार्टी जो बनी हुई है ना जी, चाहे जो कुछ भी है इस वक्त तो वो पेपर्स में तो बड़ी पार्टी है। आप राना सनाउल्लाह साहब का देख लें और पॉइंट ऑफ व्यू, आप जावेद लतीफ़ का देख लें, आप शाहिद खाकान अब्बासी का देख लें, आप एहसन इकबाल का देख लें, दान अल अजीज़ का देख लें। देखिए बड़ी पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब नहीं था जब खान साहब बाहर थे या आप लोग हुकूमत में थे, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था बचर साहब। देखिए अच्छे दिनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कंसिडर नहीं होता ज़्यादा। जब इस किस्म की पोजीशन हो, आपको सब ताकतें जो हों उनके साथ आपका मुकाबला हो, तो आपकी छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी लगती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जो लीडरशिप है उसी ने फैसला करना है। हमारी कोर कमेटी है, हमारी जो नेशनल लीडरशिप है वो फैसले करती है और हम उस लाइन को टो करते हैं। जाने से पहले एक सवाल, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत पॉपुलर हो रही है अपने जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरह सस्ती रोटी, फिर वो स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप, फिर कहीं मोटर बाइक्स और इस तरह के काम, फिर वो जो कंटेनर में वो बना रहे हैं सर्विसेज इलाज करने की फौरी तौर पर, आपको नहीं लगता ये एक अवामी काम तो है जो मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं? मेरे ख्याल में जी मरीम नवाज़ साहिबा नाकाम तरीन चीफ मिनिस्टर हैं। मैं उसको प्रूफ से साबित करूंगा। अभी वो तो आप कहेंगे क्योंकि आप अपोजिशन में, वो नहीं, तो आप मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है वो नज़र भी आ जाता है। मुझे आप ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने
क्या रोड मैप दिया है अपना अगले 1 साल का? मुझे आप ये बताएं कि मरियम नवाज़ के 300 यूनिट किधर गए? मुझे आप ये बताएं कि निगहबान आटे जिस पे इन्होंने अपने बाप की तस्वीर लगाई। ये बात करेंगे तो फिर आप लोगों के भी 100 दिन थे, आप लोगों के भी प्लान थे, आप लोगों के भी 1 करोड़ नौकरियां थी। ये बहस भी बहुत दूर तक चल जाएगी। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। लाहौर की अदालतों की तकसीम, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली और दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला के एहतजाज का आज तीसरा दिन था। कहीं अदालतें खुली तो कहीं ज़बरदस्ती बंद करवाई गई। मुकदमात पर समाअत ना होने की वजह से जाहिर है जो शहर से बाहर से लोग आते हैं साइलिन, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वकला निकले तो एहतजाज करने थे, लेकिन 8 मई को 2 दिन पहले पुलिस ने इस एहतजाज के साथ जो किया, मुझे तो वो मनाजिर देखकर मुशर्रफ दौर की वकला तहरीक याद आ गई। लाठियाँ, आंसू गैस, वाटर कैनन और का काले कोटों पर ऐसा इस्तेमाल हुआ जैसे यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं, कोई दहशतगर्दी हो रही है। बात बड़ी और लाहौर का एहतजाज मुल्कगीर हड़ताल तक पहुंच गया। बिल्कुल 2007 की जो वकला तहरीक थी, मॉल रोड पर ऐसे ही मनाजिर थे। मैंने खुद वो सारी तहरीक कवर की थी। बिल्कुल ऐसी ही अफरा तफरी थी जो 3 रोज़ से हम मनाजिर देख रहे हैं। वकला का ये एतराज़ है कि लाहौर की ज़्यादातर सिविल अदालतें एक ही जगह पर काम करती हैं, जिसे ऐवान अदल कहा जाता है, लेकिन अब अदलिया की तरफ से इन अदालतों को मॉडल टाउन और रायविंड समेत मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है वकला को। दूसरा मुतालबा इनका यह है कि पुलिस ने वकला के खिलाफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करना शुरू किए हुए हैं, इसका सिलसिला रुकना चाहिए। परसों होने वाले पुलिस और वकला के दरमियान जो तसादुम था, इसमें 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 20 से ज़ायद वकला को गिरफ्तार किया गया। वकला पर पुलिस तशद्दुद की वजह से मरियम नवाज़ की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, कई सवालात भी उठे, जिस पर पंजाब हुकूमत ने पुलिस को हिदायत की कि वकला के साथ जो तनाज़ा है अब इसको ना बढ़ाया जाए। शायद उसी हिदायत का नतीजा है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि पुलिस की तरफ से जो गिरफ्तार होने वाले जो वकला हैं उनको शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया गया है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ये कहते हैं कि ये वकला और अदालतों का मामला है, पंजाब हुकूमत इसमें फ़रीक नहीं। तो फिर अगर पंजाब हुकूमत इसमें फ़रीक नहीं है तो वकला इस तनाज़े में फ़रीक समझते किसको हैं? कौन है फ़रीक? इसके आला अदलिया और हुकूमत से मुतालबात हैं क्या मुज़ाकरात का भी कोई रास्ता है या नहीं? मुज़ाकरात से इस मामले का हल निकल सकता है या नहीं? वकला पर जिस तरीके से लाठी चार्ज और शेलिंग की गई, पंजाब हुकूमत ने इस अमल से हाथ उठा लिया, तो क्या ये पुलिस का अपना फैसला था? सवाल ये भी है कि वकला की जानिब से ज़बरदस्ती अदालतों में केसेस की समाअत रुकवाने की खबरों में ये किस हद तक इसमें हकीकत है? दूसरे शहरों से आए लोग परेशान हो रहे हैं, उन केसेस की जो समाअत ज़ाहिर है उसको वो मुअत्तल हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, दूर से आए लोग हैं, उनको मुश्किलात हैं। तो ये मामला इतना बड़ा कैसे? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका। ये इतना मामला कैसे बढ़ गया कि 3 रोज़ में मॉल रोड जो था वो ऐसे नज़ारे हम देख रहे थे कि जैसे कोई दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पर हो रहे हों। बिल्कुल 2007 की वकला तहरीक में भी यही मनाजिर थे। ये बात इतनी बढ़ कैसे गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेहरबानी की, हमारे मसले को बड़ा उजागर किया। ये 2-3 दिन का मसला नहीं है, ये मसला पिछले दिसंबर में शुरू हुआ जब ये नोटिफिकेशन, इन्होंने एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कोर्ट्स को तकसीम करने का मामला जो है किया गया। और जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं ये पिछले 2-2.5-3 साल से जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे उनके दौर में ये रवाज उन्होंने शुरू किया कि अगर कोई वकील थोड़ी सी अपने साइल को इंसाफ दिलाने के लिए हाई वाइस भी करता है कोर्ट के अंदर तो दहशतगर्दी हो जाती है। अगर वो किसी एलमद से फ़ाइल मांगता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी हो जाती है। अगर वो जज साहब के साथ कोई अपना मुतालबा करता है तो फिर उसमें भी दहशतगर्दी हो जाती है। अगर एग्जेक्टिव में जाके कोई बार का नुमाइंदा किसी एग्जेक्टिव ऑफिसर से, जैसे हाफिज़ाबाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो है DC साहबा के पास गया किसी वकील के काम के लिए, तो उन्होंने काम नहीं किया, इस दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये बेसिकली उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मुल्क में एक सिंगल आवाज़ मैं समझता हूँ रह गई है।
आपने देखा कुछ अरसे में इस मुल्क में जमहूरी कुव्वतों लेकिन ये भी एक हकीकत है, वकला भी अपने आप को अनटचेबल जी समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए हमारे जो है जो एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो मौजूद है। हमने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि अकाउंटेबिलिटी के लिए हम हाजिर हैं। हम समझते हैं कि जो तबका अकाउंटेबल नहीं होता वो कभी भी पुरवकार नहीं होता, वो रिस्पेक्टेबल नहीं होता। आपके लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। आप तमाम जितनी वकला के ख़िलाफ़ शिकायत हैं आप उन ट्रिब्यूनल को एक्टिवेट करें। आप जहाँ जहाँ मिसकंडक्ट और करप्शन नज़र आता है, आपके मतहत जजेस हैं, आप वहाँ कैपिटल पनिशमेंट्स दें जो सेक्शन 41 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर मौजूद हैं। हम हाज़िर हैं, हमारे 2 मेंबरान साथ बैठेंगे, हम खुद से देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है। दिसंबर से मामला चल रहा है। जी मैं अर्ज करता हूँ, ये दहशतगर्दी के मुकदमा तो 2.5-3 साल से चल रहे हैं, जो लेकिन जो ये जो अदालतों को शिफ्ट करने का, वो ये जो तकसीम का मामला है, ये पहली मरतबा जो है लाहौर में 2014 में उठा और 2014 के बाद जो है इसके ऊपर एजिटेशन, इसी तरह से एजिटेशन हुई और फिर ये सीनियर जजेस की जो एसी कमेटी है उसके अंदर रखा गया। हाँ। और एसी कमेटी ने कहा ये वायबल नहीं है और फिर इसको नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया गया। फिर उसके बाद 2018 में फिर इसको दोबारा से उठाया गया। 2018 में फिर इसी तरह की एजिटेशन हुई। ये तीसरी अटैम्प्ट है जो मैं समझता हूँ ये जुडिशल सिस्टम के ऊपर, ये निज़ाम अदल के ऊपर ये अटैम्प्ट है, ये एक हमला है। क्यों, क्या मसला क्या है? आप लोगों को थोड़ी सी हमें भी मंतक समझाने की कोशिश करें। अगर रायगंज में हो रही है तो आसपास के लोगों को रायगंज दायरा नजदीक पड़ेगा। अगर तो मॉडल टाउन में हो रहा है तो वहाँ के लोगों को आसानी होगी। आप लोगों को मसला जी मैं अर्ज करता हूँ अगर तो इसके पीछे और बात है, गहरी साजिश है, वो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कॉन्सेप्ट ये है कि डोर स्टेप पे आपने इंसाफ देना, अगर कॉन्सेप्ट ये है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अगर ये उनका ये माइंड सेट है कि डोर स्टेप पे ये देना चाहिए, तो आपके सामने बड़ी एजिटेशंस आप देख रहे हैं। फैसलाबाद डिवीज़न वालों की बड़ा पुराना मुतालबा है कि फैसलाबाद डिवीज़न में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, सरगोदा में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, गुजरांवाला डिवीज़न में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। और हम कहते हैं कि अगर आप डोर स्टेप वाले कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो आप हर तहसील में, हर ज़िला में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच भी दें, सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी दें, ताकि डोर स्टेप पे इंसाफ हो। ये बात नहीं है। असल इसमें बात क्या है, पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान से लेकर 2007 की जजेस बहाली तहरीक तक और जो भी जितनी भी इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स के लिए चलने वाली तहरीक, इस मुल्क में जमहूर की बहाली के लिए, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, दस्तूर की बालादस्ती के लिए जितनी भी तहरीक चली वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से चली, लेकिन कामयाबी के जीने हमेशा उसने लाहौर से चढ़े। लाहौर चूँकि एशिया की सबसे बड़ी बार है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है और यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, ये मैं अर्ज करता हूँ, ये बेसिकली चाहते क्या है? बेसिकली चाहते ये हैं जो ताकतें पिछले अरसे में आपने देखा होगा, ख़ास तौर पे 1-2 सालों से जमहूरी कुव्वतों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की इस तरह से वायलेशन हो रही है इस मुल्क के अंदर और लोगों की चादरवारी का जिस तरह से तकद्दस पमाल हो रहा है और आप देखें इवन आपका मीडिया जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सारे के सारे मामलात के अंदर मैं समझता हूँ एक ही आवाज़ है जो सारी चीज़ों के लिए उठती है, वो वकला की आवाज़ है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जमहूरी को मैं समझा बिल्कुल आप मैं करीब आ गया जी। मैं कहने का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, जगह जगह पे स्कैट कर देंगे, तो ये उस आवाज़ वो जो ताकतवर आवाज़ है जो रूल ऑफ लॉ के लिए उठती है वो नहीं उठ सकेगी। ये असल जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए लाहौर में इतनी बड़ी बार एसोसिएशन, लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद है, लाहौर हाई कोर्ट यहाँ है, इसी के साथ हमारा ईवान अदल है, सेशंस कोर्ट है, फेडरल कोर्ट्स हैं, करीब हैं और सारा दिन लोग जो है वो अदालतों के अंदर काम करते हैं। जब भी कोई एजिटेशन होती है रूल ऑफ लॉ के हवाले से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो लोग ये समझते हैं, जो ताकतें ये समझती हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो, आज़ाद मीडिया के लिए बात करने वाला कोई बंदा ना हो, आज़ाद जुडिशरी के लिए भी बात करने वाला बंदा, वो ये ताकतें चाहती हैं। इधर से उठे, ये मॉल रोड के उसी रेडियस में है ना सारा कुछ, लाहौर हाई कोर्ट भी है, सारा करीब है। एक मुझे पता है बिल्कुल भाई। आप लोग सोच रहे हैं इधर से उठे उधर चले गए, उधर से एक सड़क का ही फर्क है ना। आप लोग साइलिन का क्यों नहीं सोचते? मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है, अगर आप साइलिन के हवाले से भी अगर ये बात की जाए, मैं आपको पूरी दुनिया में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये मेरी रिसर्च है, मैं बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूँ। इवन पाकिस्तान में मैं आपको 2-3 मिसालें दे सकता हूँ। कराची के बहुत बड़ा शहर है, लाहौर से भी बड़ा शहर है। 4 अजला की कोर्ट्स का क्लस्टर कराची में एक है, 4 सेशन जज बैठते हैं, चारों की एडमिनिस्ट्रेशन वहीं बैठती है और एक क्लस्टर कोर्ट का क्लस्टर एक जगह पे है। इसी तरह से इस्लामाबाद के 2 अजला हैं और दोनों अजला की जो कोर्ट्स का क्लस्टर है वो एक जगह पे, दोनों सेशन जज एक जगह बैठते हैं। पेशावर में इसी तरह से है। मेरे साथ आपके साथ वाले मुल्क में इंडिया में
पंजाब और हरियाणा दोनों सूबों की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में एक जगह पे है। इसके पीछे विजडम क्या है? विजडम ये है कि अंडर वन रूफ जो है लिटिगेंट को अपनी चॉइस का वकील मिल सके, जो आर्टिकल 10A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड किया जाता है कि आपको अपनी चॉइस का वकील मिले ताकि आपका फेयर ट्रायल आपको मिल सके। इसी तरह से जो वकील जो है उसको अंडर वन रूफ वो ज़्यादा से ज़्यादा अदालतों के अंदर पेश होकर मैक्सिमम लोगों के काम कर सके। जब रशी जो रोड्स होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो वकील का वक्त रोड के ऊपर ज़ाया होता है वो प्रैक्टिकली जो है वो लिटिगेंट का वक्त है, वो कोर्ट का वक्त है। अगर वो सेशन कोर्ट से मॉडल टाउन में जाएगा तो उसको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे जो उसके केसेस वहाँ हैं वहाँ भी जज वेट करेगा, लिटिगेंट भी वेट करेगा। जो वहाँ जाएगा वापस नहीं आ सकेगा तो दूसरी अदालत भी वेट करेगी और वहाँ लिटिगेंट भी वेट करेगा। ये इसके पीछे जो हम समझते हैं, जो हमारे बड़े जो विजडम जो सीनियर प्रोफेशनल लोग हैं वो समझते हैं। तो इसके पीछे विजडम ये है। जजेस को, चीफ जस्टिस को समझाने में नाकाम क्यों है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो हैं उन्होंने हमारी इस बात को माना और पिछले चीफ जस्टिस साहब को मेरी मौजूदगी में 6 मरतबा 5 मरतबा उन्होंने कहा कि आप इस मसले को हल करें। लेकिन वो एक सूबाई जो खुद मुख्तारी है उनका हमेशा ये कहना होता है कि मैं सूबों में मुदाखलत नहीं करता, मैं तो कह सकता हूँ, आगे सूबे के चीफ जस्टिस ने करना है। अब जो अभी जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं इन्होंने जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त इन्होंने हमारे साथ कमिट किया था। इवन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इनके ओथ लेने से पहले की बात है, तमाम सीनियर जजेस की मौजूदगी में इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं आऊँगा, मैं 8-10 तारीख को मेरा ओथ होगा, मैं 2-3 दिन में ये मसला हल कर दूंगा। नए चीफ जस्टिस ये जो अभी मौजूद हैं, इन्होंने आते ही बजाय इसके हमारा मसला हल करते, इन्होंने आते ही पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये बात की कि मैं वकला के डिसिप्लिन को बिल्कुल जो है वो एक जबर के ज़रिए जो है करना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। इससे इनका माइंड सेट का आप अंदाज़ा लगाएं। जी, हमारे पास जी मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए सर, देखें मैडम साहब, हम जो है ना इस सिस्टम का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, हमें एक एक बात का पता होता है। तो ये कोई ना समझे कि हमें पता नहीं। मैं कहता जी मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल हम समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है इस गाठजोड़ का हिस्सा थी। इस रात को जब हमने एजिटेशन की तो हमारे जो वज़ीर कानून हैं आज़म तारड़ साहब, हमारे चूँकि वो भाई हैं, हमारे लॉयर्स में से गए हैं, तो उन्होंने इस बात के ऊपर एहतजाज किया भरपूर। उन्होंने कहा जी अगर वकला के ख़िलाफ़ आपने इसी तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करने हैं, अगर आपने वकला के ख़िलाफ़ इसी तरह से लाठी चार्ज करना है, इसी तरह से वाटर कैनर और तशद्दुद करना है, तो मैं लॉ मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन टेंडर कर दूँगा। तो इस बात के ऊपर फिर बात सुनी गई और फिर वकला को रात गए, उनको रिहा भी किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया बल्कि एक सादा मुकदमा जो है वो दर्ज कर देगा। जी, गिरफ्तारी तो इसी बात के ऊपर कि आप एजिटेशन क्या करें। दिसंबर से एजिटेशन मैडम साहब चल रही हैं। दिसंबर से मैं तकरीबन को 10 मरतबा खुद रैली को लीड करते हुए हाई कोर्ट में आए। हमने अपना जो हमारा आईनी राइट था उसके मुताबिक, और एक गमला भी नहीं टूटा, मज़दारी की बात है, गमला भी नहीं टूटा। अभी इन्होंने ये जो एक पुरतशद्दद जो है एक माइंड बनाया है, अभी वे फॉरवर्ड क्या है, कोई डायलॉग है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। अब देखें, बात यह है कि अगर सारी चीज़ें अखलाकियात से भी ऊपर चली जाएंगी, कानून और आइन से भी ऊपर चले जाएंगी, अना ही सारा कुछ होगी, तो डायलॉग क्या होगा, कोई बात नहीं हो सकेगी। अभी उन्होंने आज जो अलामिया जारी किया है, उन्होंने जो अलामिये का मैं आपको अलामिये की कॉपी दे देता हूँ, उन्होंने जहाँ से शुरू किया है लिखा जी ज़ीरो टॉलरेंस से अपनी बात शुरू करते हैं। जब इस तरह से होता है, ऐसे नहीं होता। आप वकला नुमाइंदे जो हैं सड़कें ब्लॉक करेंगे, जीरो टॉलरेंस तो होनी चाहिए। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस वहाँ क्यों नहीं होता जब किसी की पंजाब की बेटी जो है इस पूरे पंजाब की अदालतों के ऊपर डिस्ट्रस्ट करती है और पेशावर हाई कोर्ट से जाके बेल लेती है, तब ज़ीरो टॉलरेंस क्यों नहीं होता। जब इस मुल्क में लोगों के घरों को मुस्मार किया जाता है तो तब ज़ीरो टॉलरेंस क्यों नहीं होता। जब लोगों के कानूनी हकूक़ को दबाया जाता है तब ज़ीरो टॉलरेंस क्यों नहीं होता। जब हर रोज़ यहाँ लोगों के जमहूरी कुव्वतों के लोगों के ख़िलाफ़ झूठे 200 मुकदमा दर्ज होते हैं तो तब इनका जीरो टॉलरेंस नहीं होता। ये क्या सूबे में सबसे बड़े मुनसिफ हैं, क्या इनकी ड्यूटी नहीं है, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं है, क्या इन्होंने ओथ नहीं लिया कि इस पंजाब के अंदर जितने भी लोगों के ह्यूमन राइट्स जो हैं, लाठी चार्ज मार धाड़ जो हुई, ये पंजाब हुकूमत के कहने पे जी मैं कहता हूँ ने पुलिस को कहा और पुलिस यकीनी बात है पंजाब हुकूमत के मतहत है, तो ये मैं कहता हूँ ये मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब के ऑर्डर से बगैर तो नहीं हो सकता ना। मैं कहता हूँ ये इन सब के गठजोड़ से ऐसा हुआ है। जी
तो इसका वे यकीनी फॉरवर्ड बात क्या है? जी देखिए जी हम बिल्कुल हम आज भी डायलॉग के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं कि अगर हुकूमत ये समझती है कि हमारा इस मसले में कोई हाथ नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए कि दरमियान में अगर दो अदारों के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है, कोई नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। आज उनके एलामिया के अंदर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस विल नॉट द पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। एक बंदा नेगोशिएट करना ही नहीं चाहता, एलामिया के अंदर लिखा हुआ है। जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज एलामिया जारी किया, वो कहते हैं जी हम बात नहीं करते। तो अगर हुकूमत ये समझती है, अगर ये हुकूमत समझती है कि हमारा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है और उनके पास हुकूमत है, जुडिशरी को भी वही देखते हैं, वकला भी यकीनी बात ऐसी मुल्क के शहरी हैं, तो वो आएँ, बिस्मिल्लाह करें, रोल प्ले करें अपना। उनको चाहिए कि रोल प्ले करना चाहिए, दरमियान में बैठे, पूछें किसका मसला है, क्या मसला है। अगर हमारा मुतालबा जायज़ ना हो, हम बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी तो बात हड़ताल ऐसी रहेगी? जी मेरी देखें बात यह है, ये एक दिन का मसला नहीं है। 73 दिन की स्ट्राइक चली, दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी के एंड तक। और फिर इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी मैं आपसे कमिट करता हूँ कि आप स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा जी आप स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, मैं जैसे ही ओथ लूंगा ये मसला हल कर दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ मिसकमिट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, जिन लोगों के मुकदमात हैं, जिनकी तारीखें हैं, कुछ लोगों को जमानतें होनी है, जाहिर है बड़े मसाइल हैं, लोग दूसरे शहरों से आते हैं, उनका भी तो कुछ ख्याल करें ना आप लोग। बिल्कुल मैं आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। हमने स्ट्राइक को कुछ वायबल बनाने की कोशिश की है। हम सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हमने कहा है कि काम किया जाए और उसके बाद स्ट्राइक अपना एहतजाज भी किया जाए, ताकि जो लोगों के इंटरम इशूज़ हैं वो भी हल हो। और फिलहाल तो हम चाहते हैं कि जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होता तब तक जो एजिटेशन रहेगी, बल्कि तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर क़ानून, वो इसमें कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं? देखें जी, उन्होंने हुकूमत से बात की है। तो ये बात की ना, मुकदमात आप लोग ना करें, आप जो गिरफ्तार किए छोड़ दें, दहशतगर्दी के मुकदमात क्यों किए, वो तो इस हद तक तो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करी है। नहीं, अगली बात भी यकीनी बात है, करेंगे, अब उनको करनी चाहिए। वो वकला में से हैं, उनका अल्टीमेटली घर जो है वो यही है, यहाँ ही अल्टीमेटली उन्होंने वजारत तो ख़त्म होनी है, अल्टीमेटली वकला में से आना है। और वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, उनको खुद लाहौर में चूँकि उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, इस मसले को वो बड़ा समझते हैं और वो समझते हैं कि ये बुनियादी मसला है और बड़ा अहम तरीन मसला है वकला का। ये प्रोफेशनल लोगों की, जो सीनियर लोग हैं, उनका फीडबैक है, ये को हम अपने पास से बात नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।